स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी की जो किताब आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा लर्निंग आउटकम आधारित प्रदान की गई है, उसकी एक्टिविटी को सरल भाषा में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम आपको निबंध लेखन के बारे में समझाएंगे। निबंध लेखन के बारे में समझाने से पहले आपको हम आज एक वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में 7 नवंबर कब हुआ था? 7 नवंबर सन 1888। बच्चों, अभी मैं आपको जो पार्ट समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, उसी के आधार पर आपको आगे अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर सन 1888 को। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, जो एक साधारण आदमी थे और हाई स्कूल में अध्यापक थे। बाद में वे विशाखापट्टनम में भौतिकी के प्रोफेसर हो गए, जिसको हम हिंदी में प्राध्यापक बोलते हैं। रमन की माता का नाम पार्वती अम्मल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 12 वर्ष की कम उम्र में ही वोल्टेयर से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी विशेष प्रतिभा के कारण सभी के स्नेह के पात्र बन गए। सन 1904 में उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1907 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें विज्ञान विषय से प्रेम था, अतः उन्होंने अपने प्रिय विषय भौतिक विज्ञान को चुना। अर्थ विभाग में काम करते हुए रमन का ध्यान विज्ञान की ओर लगा रहता। एक दिन वे ट्राम में बैठकर डलहौजी स्क्वायर में अपने घर सियालदह जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। वे झट ट्राम से उतर गए। ट्राम एक प्रकार का परिवहन का साधन होता है, जैसे ट्रेन वेन होती है ना, उसी प्रकार का ट्राम परिवहन का साधन आप समझ लो। फिर परिषद भवन में जाकर परिषद के सचिव से भेंट कर उनसे दूसरे दिन मिलने का समय तय किया। सचिव से भेंट कर उन्हें अपने प्रकाशित लेख दिखाया, जिससे वे प्रभावित हुए। उन्होंने रमन को अनुसंधान कार्य के लिए समुचित सुविधाएं देने का आश्वासन दिया और इस परिषद का सदस्य बना लिया। इस प्रयोगशाला में रमन ने कई आविष्कार किए, जिससे उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैलने लगी। रमन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को पाकर परिषद गौरव का अनुभव करने लगी। रमन भी अब खुश थे। रमन 3 वर्ष कलकत्ता में रह पाए थे कि उन्हें रंगून स्थानांतरित कर दिया गया। रंगून म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, है ना, जिसका आधुनिक मतलब अब रंगून का आधुनिक नाम बर्मा हो गया है। ठीक है, वहाँ पर ही वे अपने विज्ञान की साधना में जुटे रहे। मार्च 1910 में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ले ली और मद्रास चले आए। वहाँ अपने घर पर ही प्रयोगशाला बनाकर वे कंपन और ध्वनि संचार के बारे में अनुसंधान करते रहे। सन 1911 में रमन को अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त करके पुनः कलकत्ता भेज दिया गया। अब वे परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए खोज कार्य में जुटे रहे। अपने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत की विशेष प्रकार से खोज की और इनके संबंध में कई उच्च कोटि की पुस्तक भी लिखी। सन 1921 में डॉक्टर रमन कनाडा चले गए। वह समुद्र के नीले रंग को देखकर गहरे चिंतन में डूब गए कि इस नीले रंग का कारण क्या है। 7 साल की मेहनत के बाद इस हल खोज का उनकी ये जो खोज थी कि नीले रंग का कारण क्या है, समुद्र को देखकर जो उन्होंने खोज की थी, उसका नाम क्या पड़ा? रमन प्रभाव, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। रमन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के लिए 1930 में उन्हें साहित्य का उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार यानी भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसी भी वैज्ञानिक को तब दिया जाता है जब वो क्षेत्र विशेष के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है, यानी बहुत ही बेहतर काम करा हो, अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हो। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आया समझ? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? जो सीवी रमन थे ना, उनकी याद में। ठीक है, याद रखना 28 फरवरी हर साल। अब हम यहाँ पे निबंध के बारे में जानेंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं, है ना, उसके लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले यार, यदि हम इसी की बात करें, डॉक्टर रमन के बारे में जो हमने पढ़े, सबसे पहले प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना में क्या आ जाएगा? जन्म या जन्म स्थान, फिर उनकी शिक्षा के बारे में बता देंगे, फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो बता देंगे, उनकी जीवन में उपलब्धियाँ क्या थी वो बता देंगे, और अंत में सभी चीज़ों का सार बनाते हुए उपसंहार बना देंगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले रूपरेखा बनानी है। किसी पे भी निबंध लिखते समय पहले आप 5 मिनट या 7 मिनट उस विषय के बारे में अपने दिमाग में एक खाका सोचिए और उसको अपने
यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो पीछे कॉपी में या फिर यदि अभ्यास वो मतलब आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है उसके पीछे रफ वर्क करने में वहाँ पर आप पूरी रूपरेखा बनाएं कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, बॉडी पार्ट में क्या आएगा, है ना, और उपसंहार में क्या आएगा। ठीक है, यदि कोई कोटेशन याद हो, कोटेशन का मतलब होता है सूक्तियाँ, विचार, तो वो भी आप डाल सकते हो, फैक्ट, तथ्य डाल सकते हो। ठीक है, अब पहला है प्रश्न क्रमांक 4 का पहला कि वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो मैंने आपको बोला ध्यान से पढ़ना। रमन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के समय क्या स्थिति थी वो सब आप कर लोगे। ठीक है, तो हम निबंध की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमें निबंध किसके ऊपर लिखना है? राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व का मतलब ऐसे पर्वों को, हमारे देश में 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं। ठीक है ना, 3 चीज़ों को हम राष्ट्रीय पर्व में के अंतर्गत आते हैं। एक तो 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, दूसरा 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और तीसरा 2 अक्टूबर जिस दिन हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं। इन तीनों को ही राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं। बाकी दीपावली, होली, ये सब धार्मिक पर्व हैं। मतलब ईद मनाएं या फिर कुछ और भी त्यौहार मनाएं तो ये राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पर्व हमारे सिर्फ 3 ही हैं। ठीक है, हम अब आज बात करेंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की, जिसकी भूमिका क्या है? देश के लिए सहर्ष अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले शहीदों का खून रंग लाया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी दिन हमने अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियां स्वतंत्र वातावरण में सुख की सांस ली थी, परंतु हमारी स्वतंत्रता अधूरी ही थी। अंग्रेज शासकों का संविधान ही हमारे ऊपर लागू था। जिस दिन भारत पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया, जिस दिन जनता द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ, जिस दिन भारतीय जनता का शासन भारत में स्थापित हुआ, वह दिन है 26 जनवरी 1950। इसी दिन सूर्योदय के साथ भारतीय गणराज्य के रूप में नवीन युग का उदय हुआ। तो बच्चों, यहाँ भूमिका में हमें एक हल्का सा हिंट देना है कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या है। तो यहाँ पे हम 26 जनवरी की उसकी महत्ता के बारे में बता दिए कि यार 26 जनवरी कौन सा दिन है। तो 26 जनवरी कौन सा दिन है बच्चों? 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी क्यों ही है? क्योंकि उसी दिन पहली बार 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अब पर्व को मनाने का ढंग, ये इसका बॉडी पार्ट कहलाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय पर्व भारत के कोने कोने में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, व्यक्तिगत फैक्ट्रियों में इस शुभ अवसर पर अवकाश रहता है। बड़े बड़े जुलूस व जलसे आयोजित किए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलामी भी दी जाती है। राष्ट्र की भवनों पर दीपक जलाए जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में तो यह पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, अंत में जितनी भी बातें हम आपको यहाँ पे बताई गई है उसके आधार पर एक अच्छा सा निष्कर्ष या उपसंहार आप लिख सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। मतलब निबंध लिखने के लिए यदि मैं बोलूँ तो सबसे पहले जिस विषय पे निबंध लिखना है उसके बारे में आप 4-5 मिनट सोचिए। फिर 4-5 मिनट सोचने के बाद उसकी रूपरेखा एक रफ कागज़ में बनाइए कि क्या क्या लिखना है आपको। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे और उपसंहार में क्या लिखेंगे। यदि कोई आपको सूक्तियाँ या विचार याद आ रहे हों किसी भी महात्मा के या महापुरुषों के, उनको भी आप बीच में डाल सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं, उनमें से गणतंत्र दिवस एक है, तो राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश में किस प्रकार के राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय व धार्मिक। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। विभिन्न धार्मिक पर्वों के नाम क्या हो सकते हैं? दीपावली, होली, रक्षाबंधन। क्या क्या हो सकते हैं? दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, रामनवमी, मुहर्रम, महावीर जयंती। जो भी आपको याद आए आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आप हिंट कर दिया हूँ। अब बात करते हैं अभ्यास 2 की। इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं? पहला प्रश्न, यानी जो हमने भूमिका लिखी उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं? किसकी बातें लिखी गई? एक तो स्वतंत्रता दिवस की बातें कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, कब गणतंत्र हुआ, है ना, इनकी बातें लिखी गई हैं। फिर दूसरा शब्द निबंध लेखन में कौन सा आया है? पृष्ठभूमि या परिचय का आया है। फिर भूमिका में हमने क्या लिखे हैं? तीसरा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, भूमिका लिखने के बाद कौन से विषय पर लिखा जाता है? भूमिका लिखने के बाद निबंध में विषय प्रतिपादन, जैसे पर्व मनाने के कारण क्या थे, पर्व कैसे मनाते हैं आदि लिखा जाता है। और अंत में हम क्या लिखते हैं? उपसंहार या निष्कर्ष लिख देते हैं। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ बच्चों। मूल्यांकन 6 में हमें रंगों का त्यौहार होली के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसका शीर्षक क्या हो गया? रंगों का त्यौहार, तो ये होली का त्यौहार हो गया। फिर मैंने आपको बोला था इसके बारे में सोचो। सोचने को क्या बोलते हैं हम? सोचने के बाद हम क्या बनाएंगे? रूपरेखा। रूपरेखा में क्या आ जाएगा? पहला प्रस्तावना, आखिरी में क्या आएगा? उपसंहार, और इसका बॉडी पार्ट हो गया कि मनाने के कारण क्या है और इसे मनाते कैसे हैं। ठीक, अब हम प्रस्तावना देखते हैं। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और बच्चे रंगों से खेलते हैं। मनाने का कारण क्या है? मनाने का कारण यह है कि जो भक्त प्रहलाद थे
उनके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को क्या मानते थे? भगवान मानते थे, और वह विष्णु भगवान के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था। प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका के द्वारा आग में जलाए। पर्व कैसे मनाते हैं? होलिका जब जल गई और प्रहलाद बच गया, तब होली त्यौहार को, मतलब देखो, उनकी बहन को लेकर उन्होंने प्रहलाद को बैठा दिया, लेकिन जब वो अग्नि में बैठी तो उनकी जो बहन थी होलिका वो जल गई और प्रहलाद बच गए। तो इसी खुशी में कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, है ना, कि होलिका गलत करना चाह रही थी, प्रहलाद अच्छा करना चाह रहे थे, तो इसी के कारण हम होलिका का दहन भी करते हैं, ठीक। और यह पर्व रंगों के साथ मनाया जाता है। उपसंहार की बात करें, उपसंहार में हम क्या लिखेंगे कि इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब आता है ये? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और सभी लोग रंग गुलाल से खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बन जाएगा आपको निबंध लिखना। आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी यदि आपको परेशानी आती तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम इसको लेकर यदि आपको ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आइडियल जो क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जो आपके फ्रेंड सर्कल होगा उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।